So yesterday we had discussed about stomach and its function in detail. Now today's our topic is small intestine. अब हमारे पास जो small intestine होती है, it's a part of GIT tract and it's the part where almost you can say 80% of the digestive process occurs. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती है. जैसे ही स्टमक से फूड जो है वो निकलता है तो वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट करती है. और इंटेस्टाइन जो है ओवरऑल स्मॉल और लार्ज दोनों किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड इट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड. यानी फूड को जो है वो ब्रेक डाउन भी करती हैं, इसके अलावा इसको एब्जॉर्ब भी करवाती हैं ब्लड के अंदर. और इसके अलावा आइडेंटिफाइंग द वेस्ट, टिपिकली लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है कि वेस्ट को आइडेंटिफाई करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करना आइडेंटिफिकेशन के बाद. अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे जीआईटी ट्रैक का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने. इट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस, ये बात मैं बता चुकी हूँ. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी ट्रैक है और यहाँ पे ऑलमोस्ट तकरीबन ज़्यादातर जो प्रोसीजर है डाइजेशन का वो इसी में होता है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर पार्ट्स की हम बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट आर ड्यूडेनम, जीजीनम एंड इलियम. ठीक है, अब इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन अगर पूरी की बात करें तो वो 6 मीटर लॉन्ग होती है. फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, दैट्स ड्यूडेनम. अब ड्यूडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है. ये एक्सटेंड करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होता है स्टमक के, और फिर उसके बाद क्या होता है कि इट्स अ शॉर्ट स्ट्रक्चर जो तकरीबन 20 to 25 सेंटीमीटर तक होता है या 8 to 10 इंचेस होता है लेंथ में. एक शॉर्ट सा स्ट्रक्चर है और ये सी शेप का होता है. ठीक है, अगर नीचे आप डायग्राम यहाँ पे होगी ये वाला एरिया देखिए, अगर आप लोग देखें तो ये देखने में सी की तरह ही लग रहा है, ये वाला एरिया दैट्स कॉल्ड ड्यूडेनम. ठीक है, अब ड्यूडेनम हमारे पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है. इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस के नाम में ही उसका मतलब है, यानी पैंक्रियाज से जो जूस रिलीज होता है उसको हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं. पैंक्रियाज इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस, फर्स्ट लाइन में भी यही लिखा हुआ है. इट इज़ पोर्ड थ्रू दी पैंक्रियाटिक डक्ट. पैंक्रियाटिक डक्ट से ये जो है ड्यूडेनम में जो है वो रिलीज़ किया जाता है. और पैंक्रियाटिक जूस इज स्लाइटली अल्कलाइन, ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, स्लाइटली अल्कलाइन. पीएच तकरीबन इसका 8 होता है. ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, लेकिन आज के नाम से क्यूज़. इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएटेड बाय द स्टमक. अब हमें पता है कि स्टमक जो है वो एसिडिक एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करता है, तो वो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है पैंक्रियाटिक जूस. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर इसके इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की बात करें तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर तकरीबन 4 तरह के जो है ना हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, दैट इज पैंक्रियाटिक एमालेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन. ये तरह के एंजाइम्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पैंक्रियाटिक एमालेज की बात करें तो ये स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम. हमें पता है एमालेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और ये क्या करता है जी, पॉलीसेकेराइड्स को माल्टोज और ग्लूकोज तक पे कन्वर्ट करता है. यानी पहले पॉलीसेकेराइड्स को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और कुछ केसेस में ग्लूकोज तक जो है ये इसको हाइड्रोलाइज कर देता है. क्या चीज़, पैंक्रियाटिक एमालेज. नेक्स्ट हमारे पास आता है पैंक्रियाटिक लाइपेज. ये प्रिंसिपल एंजाइम है फैट्स की हाइड्रोलिसिस के लिए, यानी जितने भी फैट्स हैं तकरीबन वो सारे इसी की हेल्प से जो है वो ब्रेक डाउन होती है, उनकी हाइड्रोलिसिस होती है. तो ये क्या करता है, फैट को न्यूट्रल लिपिड्स में कन्वर्ट कर देता है. और वो क्या होते हैं, मोनो डाइसाइलग्लिसरॉल होते हैं, ग्लिसरॉल्स या फैटी एसिड्स. 3 तरह की चीज़ें जो हैं ये ब्रेक डाउन के बाद जो है वो होती हैं. यानी फैट्स जो हैं वो मोनो डाइसाइलग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये फंक्शन सारा किसका है, पैंक्रियाटिक लाइपेज का. और उसके बाद एंजाइम प्रिकर्सर्स जो हैं, जो 2 तरह के इसमें प्रेजेंट होते हैं इस पैंक्रियाटिक जूस में, वो हमारे पास हैं जी ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन. ठीक है, ये अगर हम ट्रिप्सिनोजन की बात करें तो ट्रिप्सिनोजन जो है एक एंजाइम प्रिकर्सर है. इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है वो रिलीज़ करते हैं इस एंजाइम को, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियोकाइनेज. एक एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं, इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है. इससे क्या होता है, ये एंटीरियोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है. यानी ट्रिप्सिनोजन इटसेल्फ इनएक्टिव फॉर्म है. ठीक है, ट्रिप्सिन की इसको एक्टिव फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, एंटीरियोकाइनेज, जो कि हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है. फिर ट्रिप्सिन क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में आते ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है और उनको पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है.
अब काइमोट्रिप्सिनोजेन की बात करें तो ये क्या होता है, ये भी इनएक्टिव होता है और इसको एक्टिव कौन करता है, ट्रिप्सिन एक्टिव करता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। दोनों एंजाइम प्रिकर्सर्स हैं, यानी इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स हैं, तो इनको एक्टिव करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी। ट्रिप्सिनोजेन को कौन एक्टिव करता है, एंटीरोकाइनेज एक्टिव करता है, और एंटीरोकाइनेज कौन रिलीज़ करता है, हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजेन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है वो इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट बाइल की बात कर लेते हैं। ये बाइल ड्यूटेनम की स्क्रीशन है, लेकिन बाइल बेसिकली स्क्रीट कौन करता है, लिवर करता है। आप लोग को ये बात पता होगी। अब बाइल लिवर में मैन्युफैक्चर होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। और बाइल क्या काम क्या है, एमल्सिफिकेशन करना है, एमल्सिफाई करना है फैट को, उनको ब्रेक डाउन करवाना है किसमें, न्यूमरस स्मॉल ड्रॉपलेट्स जिनको हम इमल्जन कहते हैं। यानी फैट इटसेल्फ हमें पता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, तो उनको जो है वो इमल्सिफाई करके इमल्जन में कन्वर्ट कौन करता है, बाइल करता है। और इमल्सिफिकेशन क्या करता है, ये रिलेटिवली लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है सो दैट लिपिड्स इजीली जो है वो लाइपेज एंजाइम उनको तोड़ सके। जाहिर सी बात है, जैसे ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हमें पता है सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी, तो क्या करते हैं जी, हमारे पास बाइल जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है, इनका फैट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इफेक्टिवली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं लाइपेज से। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इस साइड पैच की, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि म्यूकस जो है वो लार्ज अमाउंट ड्यूटेनल ग्लैंड्स में रिलीज़ होता है, यानी ड्यूटेनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो हैं और गॉबलेट सेल्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये म्यूकस रिलीज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं ना, उनको इरिटेटिंग इफेक्ट ऑफ एसिटिक काइम, क्योंकि हमें पता है काइम जो है वो एसिटिक होता है, उसके अंदर एसिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, HCl प्रेजेंट होता है, तो वो ऑब्वियस ही बात है हमारी जो वॉल्स स्टमक इंटेस्टाइनल वॉल उनको डैमेज कर सकते हैं। तो इस डैमेज से बचाने के लिए जो है क्या होता है, इरिटेटिंग इफेक्ट को बचने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ड्यूटेनल ग्लैंड्स जो है वो क्या करते हैं, म्यूकस को रिलीज़ करते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट में। और इससे ये क्या होता है कि हमारे पास इरिटेशन नहीं होती है और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पैंक्रियाज से जो ड्यूटेनम में एंटर होते हैं वो अपना परफॉर्म जो है फंक्शन से कर सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इरिटेशन। नेक्स्ट ज्यूजिनम और इलियम की बात करते हैं। तो ज्यूजिनम जो है तकरीबन 2.5 मीटर लॉन्ग होती है और इलियम तकरीबन 3.5 मीटर लॉन्ग होती है, और यहाँ पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स होती है और फैट्स भी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि लाइनिंग ऑफ ज्यूजिनम एंड इलियम क्रिएट सेवरल एंजाइम। ज्यूजिनम और इलियम की जो लाइनिंग होती है वो काफ़ी सारे एंजाइम रिलीज़ करती है, जो यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट सी बनाई हुई है, इसको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो पेप्टाइडेज, ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। एंजाइम्स के नेम के अंदर ही उनका बेसिकली फंक्शन होता है। अगर आप उनके नेम के साथ रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सा एंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अमाइनो मीन्स अमाइनो एसिड से निकला, यानी प्रोटीन की बात हो रही है। पेप्टाइडेज पेप्टाइड से निकला, यानी ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, सही हो गया। नेक्स्ट इरिप्सिन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, पेप्टाइड्स को जो है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लैक्टेज। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इनके नेम के अंदर इनका फंक्शन है। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज इट कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है कि जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है और कंप्लीशन करता है। काइल, अब ये जो काइल होता है ना, इस सारे एंजाइम्स के फंक्शन के बाद जो है हमारे पास जो अपकाइम था स्टमक से जो आया था, अब वो वाटरी इमल्जन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइल। ये टर्म्स याद रखने वाली हैं। पहले हमने बात की थी कि जब माउथ के अंदर स्लाइवा के साथ फूड मिक्स होता है तो दैट्स कॉल्ड बोलस। देन जब वो स्टमक में आता है तो फिर हम उसको काइम बोलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद हम उसको क्या बोलेंगे, काइल बोलेंगे। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन प्रोडक्ट्स। अगर हम डाइजेशन प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन की बात करें, इलियम का मेजर रोल ये है कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है। और इसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। इनका जो है अगर डायमीटर की बात करें, सॉरी लेंथ की बात करें तो 0.5 से 1.5 मिलीमीटर इन लेंथ इनकी होती है। और हर विलस जो है ना, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से वो होता है, कवर्ड होता है, यानी इसके ऊपर एक कवरिंग होती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की। और इसमें एक ब्लड कैपिलरी भी प्रेजेंट होती है और एक लिम्फ कैपिलरी प्रेजेंट होती है जिसको हम लैक्टियल कहते हैं। लिम्फ कैपिलरी यानी लिम्फेटिक सिस्टम से भी एक कैपिलरी आ रही थी जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल जो है, तकरीबन सारे फीचर्स जो हैं
उसके अंदर जो सारे फीचर्स आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, उसमें से एक मेजर फीचर सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना है। तो वो काम हमारे पास इलियम ही करता है कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं लैक्टियल की प्रेजेंट और विलाई की प्रेजेंस, ये सारे क्या करते हैं, इलियम का ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं और इसका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इसको बना देते हैं। अब इंटरनल वॉल्स की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन इफेक्टिवली हो सकती है। विलाई और माइक्रो विलाई फर्दर उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन इफेक्टिवली हो सके। और ब्लड या लिम्फ तक पहुंचने के लिए न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल को पहले एपिथेलियल सेल से पास करना पड़ता है, देन इंटेस्टाइनल लाइनिंग थ्रू अ सेल लाइनिंग एंड ब्लड कैपिलरीज ऑफ लिम्फ वेसल्स। ठीक है, ये हमारे पास आप फिगर में देख सकते हैं, इसने एक विलस को जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट करके दिखाया हुआ है। ये हमारे पास पूरा एक विलस है। ठीक है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यू कैन सी। अब ये जो येलो वाला पोर्शन है ये इसका जो आ रहा है ये वाला, दैट्स द लैक्टियल जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से आ रही है। ठीक है, और साथ ही इसकी ब्लड कैपिलरीज भी जा रही है और लिम्फ वेसल हमारे पास लैक्टियल ही है और साथ में ये लिम्फ वेसल्स आप देख सकते हैं कि ये जाती हुई है। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये विलस कहलाता है। ठीक है, सिंगुलर, विलाई प्लूरल होता है और ये प्रेजेंट कहाँ होता है हमारे पास, इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। अब इसमें हो क्या रहा है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। अब एब्जॉर्प्शन जो है ना ये सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों के कम्बिनेशन से होती है। सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों प्रोसीजर्स आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो इनके थ्रू जो है हमारे पास क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, इंटेस्टाइनल विलाई से होते हुए जो है वो फिर कहाँ जाते हैं, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में और फिर लिवर तक जाते हैं जहाँ पे नॉन ग्लूकोज शुगर्स को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक हो गया, ग्लूकोज फिर सेल में एंटर करती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ये अब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के जरिए ये कहाँ पे जाते हैं हमारे पास, इंटेस्टाइनल विलाई में, फिर वो उसको कैरी करके कहाँ लेके जाता है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम से, जिसके ज़रिए वो लिवर में चले जाते हैं और लिवर में जाके वो नॉन ग्लूकोज शुगर से ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ग्लूकोज जो है इटसेल्फ जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से सेल में एंटर हो जाता है। अब साथ में यहाँ पे लिपोप्रोटीन्स के बारे में बताया हुआ है। लिपोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी हाई या लो डेंसिटी दोनों हो सकती है। अगर जिसकी हाई डेंसिटी होगी तो हम उसको लो डेंसिटी होगी उसको हम लो डेंसिटी बोलेंगे, लिपिड बोलेंगे, और जिसकी हाई होगी उसको हाई डेंसिटी लिपिड बोलेंगे। अब यहाँ पे इसने एक और टर्म इंट्रोड्यूस कराई है, काइलोमाइक्रॉन्स। अभी हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स बेसिकली हमारे पास फैट और प्रोटीन का मिक्सचर होते हैं जिसमें तकरीबन 1% प्रोटीन होता है और ज़्यादातर उसमें जो है बाकी 99% लिपिड होता है और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी होती है। अब लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन की हम बात कर लेते हैं तो लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जैसे ही एब्जॉर्ब होते हैं एपिथेलियल सेल्स के अंदर तो इनको हम रिकम्बाइन कर देते हैं फैट्स में विद इन दीज सेल्स। यानी पहले ये होता है लिपिड्स जो है वो डाइजेस्ट होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, फिर जब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर एपिथेलियल सेल्स इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दोबारा से इनको फैट्स के साथ कंबाइन कर देते हैं। अब फिर ये जो फैट्स होते हैं ना उसके साथ रिकम्बिनेशन के बाद ये मिक्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के साथ और फिर हम इनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स का नाम देते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, अब ज़्यादातर जो है ये ट्रांसपोर्ट होकर एक्सोसाइटोसिस से जो है वो एपिथेलियल सेल से बाहर चले जाते हैं लैक्टियल्स के अंदर और लैक्टियल्स फिर इनको एब्जॉर्ब कर देती है। लिव कंटेनिंग द काइलोमाइक्रॉन्स eventually drain from the lymphatic system into the large veins that return blood to the heart। अब क्या होता है कि ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं बेसिकली काइलोमाइक्रॉन्स को क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए इनको जो है वो लार्ज वेन्स में लेके जाती हैं जो कि ब्लड को जो है वो हार्ट की तरफ दोबारा ले जाता है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं एपिथेलियल सेल्स में और विलाई में और वो एंटर किस में करते हैं, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम में और फिर इससे ये कहाँ पे जाते हैं, लिवर तक। फिर लिवर क्या करता है, हमें पता है डीएनिमेशन में लिवर का रोल होता है। अमाइनो एसिड्स जो कि मॉडिफाई करता है लिवर उनको, वो फिर रिलीज़ होते हैं ब्लड स्ट्रीम में और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, यानी अब एट द सेम टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है, एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले करता है और लिवर के साथ जो है वो हमारे पास कनेक्शन में भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, थ्रू लैक्टियल्स, थ्रू कैपिलरीज और थ्रू विलाई जो है वो क्या हो रहा है, हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रही है लिवर के थ्रू। लिवर में डीएनिमेशन हो रही है, फिर वहाँ से डीएनिमेशन के बाद जो अमाइनो एसिड्स आते हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में भी रिलीज़ करवाया जा रहा है और इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी के अंदर। मोस्ट अमाइनो एसिड्स जो है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है नए प्रोटीन्स के लिए, हमें पता है, और कुछ अमाइनो एसिड्स को हम एनर्जी के लिए भी यूज़ करते हैं। सही हो गया। अब इन साइड ट्रीटमेंट में देख लेते हैं। इसमें अपेंडिक्स के बारे में आपको बताया हुआ है। अपेंडिक्स के बारे में हम सब सुनते आ रहे हैं।
ठीक है। तो अपेंडिक्स बेसिकली क्या होता है कि ये एक कह सकते हैं कि इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पे, जिसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस होता है और लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। अनडिटरमिन्ड रोल जिसका हमें कोई पता नहीं है, लेकिन ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। लेकिन अपेंडिक्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें फीटल लाइफ में, एज इट कंटेन्स एंडोक्राइन सेल्स that release biogenic amines and peptide hormones important for homeostasis during early growth and development। ठीक है। अब फीटल लाइफ कहते हैं जो हमारे पास फीटल की लाइफ होती है, यानी अनबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, जो मदर वॉर्म में होते हैं, उन बेबीज़ की बात हो रही है। उस लाइफ के अंदर ये इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोजेनिक एमाइंस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर और डेवलपमेंट और ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होते हैं। अपेंडिसाइसिस एक इशू है, एक केस है। इसमें क्या होता है कि इसकी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है हमारे पास, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। और ये तब होती है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स, मतलब अपेंडिक्स जो है किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है इन्फ्लेम कर जाती है, ये सूज जाती है, और इस केस को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। और इसको रिमूव करने को हम कहते हैं अपेंडिक्टेक्टोमी। ठीक है। क्योंकि हमें पता है जैसे ही अपेंडिसाइटिस हो जाए फ़ौरन से जो है वो अपेंडिक्स को रिमूव कराया जाता है, बिकॉज अगर वो वहाँ पे बर्स्ट कर जाए बॉडी के अंदर तो इट कैन बी फेटल, क्योंकि उसमें एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर टू आंसर देम। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिए, सो दैट फर्दर कोई भी अपडेट वगैरह हो तो आप उसको मिस ना करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।